हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है कि आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है पहले हम इसे डिटेल में आप पढ़ेंगे इसे, और उसके बाद लास्ट में जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं वो करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आने वाला इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एनसीएफ 2005, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है एनसीएफ की। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। फिर है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ, मतलब एनसीएफ 2005 का प्रारंभ जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है सभ्यता और प्रगति, इससे लिया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 कहाँ से लिया गया है या कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो ये होती है रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख था सभ्यता और प्रगति, तो वहाँ से ये लिया गया है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एनसीएफ 2005 जो है वो रचनावाद सृजनात्मकता पर बल देता है। मतलब ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर बल देता है, किस चीज़ पर जोर देता है। तो रचनावाद, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, जो बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर ये बल देता है। एनसीएफ 2005 जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसकी पहल पर ये तैयार किया गया था। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम जो है अभी, जब नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब वर्तमान में चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, और ये रखा गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई है, 2020 में। एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य, मतलब आदर्श वाक्य, इनका उद्देश्य कह सकते हो आप, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है शिक्षा बिना बोझ के। ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य, इनका मोटो, ये इनका उद्देश्य क्या था, यह शिक्षा जो है बिना बोझ के। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 को कितनी भाषाओं में लिखा गया है। तो एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में लिखा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में लिखा गया था और इसे कितने राज्यों में लागू किया था। तो 17 राज्यों में लागू किया गया था। एनसीएफ 2005 की जो डिपेंड करता है एनसीएफ 2005, तो ये डिपेंड करता है एनसीईआरटी पर। एनसीएफ 2005 डिपेंड करता है कि जो एजेंसी है, मतलब जो ये कार्य करता है, तो ये करता है एनसीईआरटी पर। एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था। मतलब जो एनसीएफ 2005 है, इसको आधार किसने प्रदान किया था। तो ये किसने किया था, डिटेल में देखते हैं। तो ये किया था एनसीईआरटी ने और उसके क्षेत्रीय संस्थान, जो एनसीईआरटी है, इसने आधार प्रदान किया था। एनसीएफ का मुख्य जो बेस है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसी को संशोधित किया गया था। उसका नया रूप था 1992। यशपाल समिति 1992 और राष्ट्रीय संचालन समिति, जो मतलब राष्ट्रीय, ये जो एनसीएफ 2005 था, इसको जब लागू किया गया था, संचालन किया गया था, तो समिति बनाई गई थी वो 2005 में।
एनसीएफ 2005 का गठन यशपाल समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्टली बच्चों ने रटा हुआ होगा कि एनसीएफ 2005 किस समिति की सिफारिश पर बना था या किस समिति के सुझावों पर बनाया गया था। तो ये था यशपाल समिति। यशपाल समिति इसलिए क्योंकि इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर यशपाल, और इस समिति का गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। यशपाल समिति को ही राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा जाता है। अगर एनसीएफ आपसे क्वेश्चन ये आए कि एनसीएफ 2005 का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, और ऑप्शन में यदि यशपाल समिति ना हो और राष्ट्रीय सलाहकार समिति हो, तो आप उस पर टिक करके आएंगे। यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मतलब 1992 में इसका गठन हुआ था, और इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मतलब एजुकेशन को लेके, वो 15 जुलाई 1993 को की थी। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा को यशपाल समिति के साथ जोड़ा जाता है, मतलब ज्ञान विस्फोट की जो अवधारणा है उसको यशपाल समिति के साथ जोड़ा जाता है। यशपाल समिति का भी आदर्श वाक्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, क्योंकि यशपाल समिति ने ही एनसीएफ 2005 के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे, तो इनका जो था आदर्श वाक्य यही था, शिक्षा बिना बोझ के। इसलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ का भी आदर्श वाक्य यही है, शिक्षा बिना बोझ के। इस समिति ने सुझाव दिए थे कुछ कि इस समिति ने कहा था कि प्राथमिक कक्षा में बालक के बस्ते का वजन 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे का जो वजन है बस्ते का वो 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। बालक के पुस्तक के ज्ञान को बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ा जाना चाहिए, मतलब बालकों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको पुस्तक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात 1:30 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा था, जो हमें आरटी में ही पढ़ने को मिलता है कि एक कक्षा में बालक और अध्यापक का जो अनुपात है वो 1:30 होना चाहिए। और ये कहा था कि कक्षा 6 से 8 तक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को जोड़ा जाना चाहिए। ये कहा था एनसीएफ 2005 ने। नेक्स्ट है अब एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे? इसका था कि बालक को विचार और कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार और कर्म की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी होनी चाहिए, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, आर्थिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तनों में योगदान देना चाहिए, और नई परिस्थितियों का लचीलापन और रचनात्मक ढंग से सामना करना चाहिए। ये थे एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। फिर एनसीएफ 2005 के कुछ सिद्धांत भी थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के क्या सिद्धांत थे। ये 5 सिद्धांत दिए थे इन्होंने। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब जो ज्ञान है, बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, उसको ये नहीं सिर्फ विद्यालय के अंदर या पुस्तकीय ज्ञान देना चाहिए, उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई में जो है रटंत्र प्रणाली को दूर रखना, मतलब पढ़ाई को जो है रटने से दूर रखना, बच्चे को प्रैक्टिकली मतलब सब कुछ सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है बच्चे का मतलब जो पढ़ाई का शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है एक विद्यार्थी का, वो पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब सिर्फ पुस्तकों तक सिमट कर ना रह जाए, बल्कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक का चहुमुखी विकास हो, मतलब चारों तरफ से उसका, हर तरफ से उसका विकास हो। परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए और इसमें कक्षा कक्ष गतिविधियों को शामिल किया जाए। इन्होंने परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला बनाने पर जोर दिया था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक परीक्षा के लिए भी इन्होंने जोर दिया था, और खुली पुस्तकीय परीक्षा पे भी इन्होंने जोर दिया था। एक ऐसा अधिभावी पहचान को विकसित करना जो प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत शामिल हो। ये एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के भाग। अब इसके भाग कौन से हैं? भाग या इसको अध्याय भी कहते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 अध्याय हैं। परिप्रेक्ष्य, अधिगम व ज्ञान, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय की अवस्था का आकलन, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष का वातावरण और व्यवस्था का सुधार। ये 5 भाग के ये या एनसीएफ के 5 अध्याय की ये इसके 5 अध्याय हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संचालन समिति का। राष्ट्रीय संचालन समिति वह है जब एनसीएफ 2005 को जब मतलब लागू किया गया था तो संचालन के लिए समिति बनाई गई थी।
इसको राष्ट्रीय संचालन समिति को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। अगर पूछा जाए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी किससे संबंधित है, तो ये एनसीएफ 2005 से संबंधित है। इसका गठन कब हुआ था, तो गठन 2005 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर यशपाल ही इसके अध्यक्ष थे। यशपाल समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर यशपाल थे और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी डॉक्टर यशपाल ही थे। इसमें सदस्यों की संख्या थी 38, टोटल 38 सदस्य थे इसके अंदर। और अगर ये पूछ लिया जाए डीप में जाके कि राजस्थान से भी कोई सदस्य था, तो एक सदस्य थे, रोहित धनखड़ नाम था और जयपुर से थे ये। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने भारत को 21, ये क्वेश्चन आया था पीछे कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने भारत को कितने समूहों में बांटने का प्रयास किया था, तो 21 राष्ट्रीय समूहों में बांटने का प्रयास किया था। और राष्ट्रीय संचालन समिति का भी वाक्य, आदर्श वाक्य वही है, शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय संचालन समिति, यशपाल समिति या एनसीएफ 2005, इन सभी का अगर आदर्श वाक्य या इनका उद्देश्य लक्ष्य पूछा जाए तो शिक्षा बिना बोझ के। अब एनसीएफ 2005 के मुख्य कुछ तथ्य बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने कुछ बताए हैं बच्चे के बारे में, शिक्षा प्रक्रिया के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तथ्य हैं, फैक्ट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही है। पहला, यदि बालक फेल हुआ तो वह क्या दर्शाएगा। यदि बालक, अगर एक बालक फेल होता है तो वह दर्शाता है उस विद्यालय की असफलता को। वह अपनी असफलता को नहीं दर्शाता, बल्कि उस विद्यालय की असफलता को दर्शाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक अध्यापक की क्या भूमिका है। तो एक अध्यापक की जो भूमिका है वह एक उत्प्रेरक, सुविधादाता, मार्गदर्शक या समायोजनकर्ता कह सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। एनसीएफ का सुझाव था कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई को लेके ही बच्चे पर जोर दिया जाना चाहिए, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। गणित विषय का उद्देश्य बालक में तर्क वितर्क, वाद विवाद और अमूर्त चिंतन की क्षमता को विकसित करना है। एनसीएफ 2005 में बालक के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन पर भी एनसीएफ 2005 ने जोर दिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को शामिल किया गया है। मतलब पहले जो हुआ करता था वो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट हुआ करते थे, विषय हुआ करते थे सामाजिक अध्ययन में। लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को शामिल किया गया नागरिक शास्त्र की जगह। फिर है अनुशासन ऐसा हो जो बालकों के विकास में सहायता करे। मतलब अनुशासन ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे कि बालक का विकास हो। एनसीएफ 2005 परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल देता है और मानता है कि 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को ऐच्छिक कर दिया जाना चाहिए। मतलब एनसीएफ 2005 ने ये जोर दिया था कि 10वीं जो क्लास की परीक्षाएं होती हैं वो ऐच्छिक कर दी जानी चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के अंदर एवं बाहर दोनों होती है। मतलब ये एनसीएफ 2005 ही मानता है कि अधिगम यानी लर्निंग बच्चा जो करता है वो सिर्फ विद्यालय के अंदर नहीं करता, बल्कि विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह होती है। शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार के अधिगम की आधारशिला है। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना, एनसीएफ 2005 जोर देता है बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलती करना महत्वपूर्ण है। मतलब अगर बच्चा गलती करता है तो वो गलत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा गलती करेगा तभी बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मतलब गलती करता है तभी बच्चों को उसके जो विचार हैं उनको अंतर्दृष्टि प्रदान होती है और समस्या समाधान को पहचानने में उसे सहायता करती हैं गलतियाँ। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ जो हैं महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान की प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाए। और फिर है कि कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्वेश्चन आया था कि एनसीएफ 2005 ने किस कक्षा तक गृह कार्य नहीं देने के लिए कहा है। तो कक्षा 2 तक बच्चे को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये था एनसीएफ 2005। मैंने इसमें वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब कवर किया है।
जिससे कि जो एग्ज़ाम में जो जिस मतलब जिस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। और इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं कि अगर कुछ रह गया हो तो वो क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। पहला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका है? अधिगमकर्ता की है, समायोजनकर्ता की है, उत्प्रेरक व सुविधादाता की है, या यह सभी? तो ये होगा यह सभी। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा विषय को, कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाए? मतलब कला जो सब्जेक्ट है उसको किस स्तर पर लागू किया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, सभी? तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये सभी स्तर पर लागू होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। चेतन और अचेतन दोनों रूपों में बालक अधिगम करता है। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के अंदर और बाहर सभी जगह होती है, यही है सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह सभी। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार कौन सिद्धांत है? देखिए ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मूल आधार कौन सिद्धांत है? तो ये ज्ञान का सिद्धांत होगा, संगठन का सिद्धांत होगा, पूरकता का सिद्धांत होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरकता का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि यह सिद्धांत बताता है कि जो कार्य जिस स्तर पर संभव हो सके, मतलब बच्चे को उसके स्तर के अनुसार ही कार्य करवाना चाहिए ताकि वो उस कार्य को पूरी तरह से मतलब सही से कर सके। फिर है, नागरिक शास्त्र की नामावली में एनसीएफ 2005 ने बदलाव करके क्या सुझाव दिया है? तो अर्थशास्त्र कहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन या विज्ञान कहा है, भूगोल या इतिहास? तो इसने कहा था सामाजिक और राजनीतिक जीवन नागरिक शास्त्र की जगह। एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान परीक्षा में सुधार पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान पर क्या बल देता है? खुली पुस्तकीय परीक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परीक्षा की लचीली व्यवस्था, या परीक्षा निष्पादन? तो जो एनसीएफ 2005 है वो बल देता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर। एनसीएफ 2005 को सभी राज्यों को मानना अनिवार्य है, ये कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, दोनों या दो? कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 को सभी राज्यों में मानना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है तो नहीं, असत्य है ये कथन। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होती है? नहीं। बच्चे विद्यालय आकर ही सीखते हैं? नहीं। भाषा अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित होती है और बालक हमेशा सकारात्मक भाषा ही काम में लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा अन्य विषयों की कक्षा में भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ 2005 ने परीक्षा सुधारों में से किन सुधारों को सुझाया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या सतत समग्र मूल्यांकन? तो एनसीएफ 2005 ने ये सभी सुझाए हुए हैं। मतलब उन्होंने खुली पुस्तक का सुझाव दिया था बच्चों को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन का, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का भी सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को साधन के रूप में समर्थन दिया है क्योंकि यह तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, ये उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ये सारे ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस। आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं या फिर इस टॉपिक से कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।